तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पंच पर। तो आज एम पी जी के की सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए, जिसमें 25 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं एम पी जी के। तो क्वेश्चन को बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उनके क्वेश्चन को ध्यान से नोट करते जाएँ, ठीक है। यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो, अभी जो मैंने मैप से रिलेटेड बनाया था, जिसमें संभाग और जिला विथ लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट और सब कुछ, मतलब उसमें मैंने लोकेशन के साथ, ट्रिक के साथ वीडियो बनाया है, वो जाकर देख ले, ताकि इन सभी वीडियो में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। क्योंकि इसमें क्या, जब मैं जिला संभाग का बात करता हूँ तो आपको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। यदि आपको जिला और संभाग और उसकी लोकेशन याद रहेगी तो आपको पता रहेगा कि कौन से ज़िले की बात चल रही है, कौन से संभाग की बात चल रही है, इस संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, इस संभाग में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ हुआ है इन जिलों में, ऐसा तो आपको उस मैप के थ्रू याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा पहले वीडियो देख ले आप प्लेलिस्ट में जाकर, यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी की हेल्प हो सके, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से एक मध्य प्रदेश में एक कहाँ है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान में से केंद्रों में से मध्य प्रदेश में एक कहाँ पर है, जो मध्य प्रदेश में है, और वो एक है कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर याद रखना आपको, जबलपुर। जबलपुर संभाग की बात आई है तो जबलपुर संभाग में कितने ज़िले, 8 ज़िले। 8 ज़िले आपको ऑर्डर वाइज याद होना चाहिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही। तो कौन कौन से, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, कटनी, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे, रिपीट करेंगे, फिर ये कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हर एक ऑर्डर वाइज ज़िले को लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो जबलपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं, 7 ज़िले, 8 ज़िले, सॉरी 8 ज़िले। कौन कौन से, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, कटनी, डिंडोरी और वो डिंडोरी के बाद नरसिंहपुर, ठीक है। हो गया ना, 7 जिला, 8 जिला, सॉरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, कटनी, डिंडोरी, जबलपुर और नरसिंहपुर, ये 8 जिले हो गए अपने, ठीक है। तो ये 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। जबलपुर संभाग में प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन भी, जिसे हम पश्चिम मध्य रेलवे बोलते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे, जो कि जबलपुर का एकमात्र रेलवे जोन है, ठीक है। याद रखना है, प्रदेश का, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन कौन सा, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जो कि जबलपुर में स्थित है, ठीक है। और मैंने इस वीडियो से पहले आपको बताया था कि बरगी नदी है जबलपुर में, जो बरगी नदी है उस पर बहु उपदेशीय परियोजना शुरू की गई, उसका नाम है रानी अवंतीबाई परियोजना, रानी अवंतीबाई परियोजना। और इस वीडियो के जो पहले बताया था वो ये था, भेड़ाघाट, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित तो है भेड़ाघाट, लेकिन वो कहाँ पर आता है, जबलपुर में। और 2000 जलप्रपात जो भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है वो भी जबलपुर में स्थित है। तो ये 2 जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, भेड़ाघाट जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, ये दोनों नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। और ये नर्मदा नदी के किस स्थान पर बने हुए हैं, जबलपुर स्थान में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट को जबलपुर को ही कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत का रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में है, ठीक है, रत्न परिष्करण केंद्र, ठीक है, ये भी जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर को संस्कार राजधानी भी कहते हैं, ठीक है, संस्कार राजधानी भी कहते हैं। और इसे त्रिपुरी, जबलपुर को त्रिपुरी व महाकौशल भी कहते हैं। जबलपुर को त्रिपुरी व महाकौशल नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुरी व महाकौशल दोनों नाम से ये भी जाना जाता है जबलपुर। इसे संस्कार राजधानी भी कहते हैं। इसे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी जबलपुर, ठीक है। और यहाँ पर जो भेड़ाघाट और धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर बने हुए, वो भी जबलपुर में स्थित है, ठीक है। ये इतनी जानकारी आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन से, ठीक है। ऐसा ऑर्डर वाइज, लाइन वाइज आपको जब याद हो पाएगा जब आप पूरा मैप अच्छे से याद कर लोगे, संभाग, जिला, डिस्ट्रिक्ट, जो भी उसमें संभाग, जिला और लोकेशन सही याद रहेगा आपको मैप में, कि कौन सा संभाग उत्तर में आ रहा है, पश्चिम में आ रहा है, या मध्य में आ रहा है, ऐसा, या दक्षिण पूर्व में आ रहा है। तो वो सारी जानकारी आपको
उस मैप के द्वारा याद हो जाएगी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो अभी तक तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये 11 सीटें, याद रखना है। राज्यसभा की 11 सीट है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये पाथरखेड़ा बैतूल में। पाथरखेड़ा स्थान है जो कि बैतूल में है। यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो पर्वत श्रेणी आती है ना, उसमें सतपुड़ा नाम आता है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? पाथरखेड़ा बैतूल में। अब पाथरखेड़ा बैतूल की बात आई है तो बैतूल किस संभाग के अंतर्गत आता है? बैतूल जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत बैतूल जिला आता है। और नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं? तो हरदा, होशंगाबाद और बैतूल, ये 3 जिले नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इससे याद होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। ये मध्य प्रदेश का जैसे कि ये मैप है, तो पूर्व से यहाँ से अनूपपुर शहडोल संभाग से जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी की बात आई है तो इसका उद्गम स्थल हमें जरूर याद होना चाहिए। तो है ये अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर जिला में एक अनूपपुर जिला है, वहाँ पर एक घाट पर्वत है। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक स्थान है। अमरकंटक नामक स्थान है अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? शहडोल संभाग के अंतर्गत। तो शहडोल संभाग में अनूपपुर जिला है। अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थान है। अमरकंटक स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और वहाँ से निकलती हुई, पूर्व से निकलती हुई बहती पश्चिम की ओर जाती है, जो कि गुजरात में जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इससे याद होना चाहिए। ठीक है, और नर्मदा नदी के जो उसके जलप्रपात है उसका वीडियो मैं और बना दूंगा, और मैंने हर वीडियो में आपको एक ना एक जलप्रपात के बारे में बताया है, तो वो जानकारी भी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से याद होना चाहिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले? तो ये चंबल संभाग में। चंबल संभाग में, अब मैप से कभी आपने वो मैप याद किया होगा, तो चंबल संभाग ये मैप है, तो चंबल संभाग अपना सबसे उत्तर में यहाँ पे आता है, यहाँ पर चंबल संभाग। और चंबल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? चंबल संभाग में भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये 3 जिले आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद होना चाहिए इससे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय ये जो गर्मी वाले, कम बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा गर्मी सहन करने वाले, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत, जल की मात्रा बहुत ही कम होती है। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के लगभग पानी गिरता है, बहुत कम पानी गिरता है लगभग। तो वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वाले वन कितने सेंटीमीटर वाले वृक्ष कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कितने ये जो ये पेड़ है ना, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, ये कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कितनी सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और 50 से 100 सेंटीमीटर लगभग चंबल संभाग साइड की बात हो रही है, क्योंकि चंबल संभाग साइड जो भिंड स्थान है, मध्य प्रदेश का भिंड स्थान है, वहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है भिंड में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? वो कौन सा स्थान है, पापे से नाम आता है जिसका, पंचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो कि संभाग के अंतर्गत, जिले के अंतर्गत आती है। होशंगाबाद या झाबुआ, दोनों जिले में इसकी थोड़ी थोड़ी सीमा आती है। तो होशंगाबाद झाबुआ जिले के लगभग आता है पंचमढ़ी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वर्षा होती है भिंड में। तो भिंड में 50-55 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। तो ये उत्तर की तरह की बात हो रही है कि उधर ही ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं अधिकतर, क्योंकि बहुत कम बारिश वहीं होती है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर साल के वृक्ष है? साल के वृक्ष, ठीक है, तो ये 16.56। ठीक है, कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश के भूभाग पर ये साल के वृक्ष पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृक्ष किसके पाए जाते हैं? सागौन के। ये क्वेश्चन में पहले आपको करा चुका हूँ। सागौन के वृक्ष बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, बहुतायत मात्रा में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज कप्तान वार्डन ने की थी? ठीक है, तो पंचमढ़ी की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। ये हिल स्टेशन भी मध्य प्रदेश का,
पंचमढ़ी जो किस किस जिले के अंतर्गत आता है, होशंगाबाद और झाबुआ दोनों में इसकी आधी आधी सीमा आती है लगभग। तो मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल है, देखो हिल स्टेशन मतलब पर्यटक स्थल की खोज कप्तान वार्डन ने की थी, कप्तान वार्डन ने की थी, तो ये पंचमढ़ी की। अब इससे एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पंचमढ़ी स्थान जो कि मध्य प्रदेश की हिल स्टेशन है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा कप्तान वार्डन। ठीक है, तो ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों तरफ से इसका आंसर याद होना चाहिए, कैसे भी पूछ लिया जाए। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। राज्य की बात पूछी तो मध्य प्रदेश राज्य में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है। ठीक है, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है, तो महादेव पहाड़ी पर, महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ स्थान स्थित है, धूपगढ़ चोटी। ठीक है, धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को 3 नामों से पहचाना जाता है, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट और नदियों का मायका। नदियों का मायका क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, मतलब बहुत सारी नदियाँ स्टार्ट होती है, मतलब वहाँ से शुरू होती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, बाण सागर परियोजना किस राज्य के सहयोग से बना हुआ है, बाण सागर परियोजना किस राज्य के सहयोग से बना हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर बिहार। अब बात बाण सागर परियोजना की है, तो इसकी जानकारी भी हमें होना चाहिए। तो यह परियोजना सोन नदी पर चलाई जा रही है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर चलाई जा रही है, सोन नदी पर। ठीक है, सोन नदी जो कि अमरकंटक अनूपपुर शहडोल से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी अमरकंटक स्थान जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, उसी के पास में ही सोन नदी का उद्गम स्थल है, जो कि अनूपपुर जिले में है, और अनूपपुर जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। तो सोन नदी का क्या उद्गम स्थल कहाँ से है, अमरकंटक से, और नर्मदा का भी अमरकंटक से, पर थोड़ी दूरी पर दोनों। तो ये उत्तर की ओर बहती है, और बहती हुई देवलोन स्थान में मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होकर देवलोन स्थान में मिल जाती है। वहाँ पर देवलोन स्थान में, देवलोन जो जहाँ पर ये देवलोन स्थान आता है, वहाँ पर बाण सागर परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, अब बाण सागर परियोजना चलाई जा रही है, तो ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये इसका आंसर ये है अपने पास, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये 3 राज्यों को इस परियोजना का लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों को बाण सागर परियोजना का लाभ मिलता है। और ये किस नदी पर चलाई जा रही है, ये भी पूछा जाता है, तो ये सोन नदी पर चलाई जा रही है। इसकी प्रारंभ कब हुआ था, ये बाण सागर परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, तो 1979 को, 1979 ईस्वी में बाण सागर परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो मैंने अभी बताया आपको, कि बाण सागर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बना हुआ है, बाण सागर परियोजना किस स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश के देवलोन स्थान में। ठीक है, देवलोन स्थान पर बाण सागर परियोजना चलाई जा रही है, और इस परियोजना के माध्यम से कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, तो 430 या 435 मेगावाट। ठीक है, कहीं पर आपको 430 मिलेगा, कहीं पर आपको 435 या कहीं पर आपको 425, अलग अलग बुक के हिसाब से। तो अपन मीन एवरेज याद रखते हैं इसका, 430 मेगावाट ऊर्जा ये इस बांध से हमें प्राप्त होती विद्युत क्षमता इससे, है ना। और इसका अंशदान कितना है इनमें, अब जैसे कि अपने यहाँ पे दे रखा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो इनमें कितना अंश है, बाण सागर परियोजना किसको कितना लाभ देती, तो मध्य प्रदेश को 2 गुना, और बिहार और उत्तर प्रदेश को 1:1 रेशो, मतलब 2:1:1 मध्य प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में और ये बिहार में। तो इनका अंशदान है ये 3 रेशो में, 2:1:1 ऐसा इसके लाभ मिल रहा है इन राज्यों को। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इससे याद होना चाहिए। ये सोन नदी पर चलाई जा रही है, ये देवलोन स्थान पर बाण सागर परियोजना चलाई जा रही है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये अमरकंटक स्थान से इसका उद्गम स्थल है जो कि अनूपपुर जिले में है, और अनूपपुर जिला शहडोल संभाग में है। अब शहडोल संभाग की बात आई तो शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो शहडोल संभाग, अनूपपुर और उमरिया 3 जिले शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। इतनी जानकारी आपको लाइन वाइज तभी याद हो सकती है जब आप मध्य प्रदेश का मैप एक बार अच्छे से शिद्दत के साथ याद कर लोगे। मैंने वर्ड बोला है शिद्दत, जब तक किसी चीज़ में हम शिद्दत से याद नहीं करते, मतलब
उसमें पूरी तरह तल्लीन होकर याद नहीं करेंगे, हमें याद नहीं होगा। एक बार आप कोशिश करोगे, मैंने ट्रिक बहुत अच्छी बताई है, उस मैप को आप याद कर लोगे तो मैं जो बता रहा हूँ ना आपको सारी बातें समझ आएगी, मैं क्या कह रहा हूँ, किस जिलों की बात कर रहा हूँ। पर जब तक आपके दिमाग में मैप नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा कौन सी लोकेशन की बात चल रही है, कौन से जिले संभाग कौन से स्थान की बात चल रही है, आप कैसे समझ पाओगे कि कहाँ की बात चल रही है। तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश का मैप याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, कौन सा संभाग कहाँ पर है, कौन सा जिला कहाँ पर है, सारा मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप ध्यान से पहला वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको सारी बातें समझ आने लगेगी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले है शिद्दत की ज़रूरत है, शिद्दत एक बार आपको करनी पड़ेगी। पूजा में भी भगवान की जब हम पूजा करते तो उसमें शिद्दत प्रेम भाव होना चाहिए, ठीक है, जब भी अपनी पूजा स्वीकार होती। उसी प्रकार आपको मध्य प्रदेश का मैप पूरा अच्छे से शिद्दत से प्रेम से याद होना चाहिए, तभी आपको ये सारी बातें याद होंगी, ठीक है। ये तो हो गई अपनी बातें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग है, संयुक्त शिवलिंग है, ठीक, संयुक्त शिवलिंग की बात है तो ओमकारेश्वर। और मध्य प्रदेश में कितने शिवलिंग हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में 12 शिवलिंग है, ठीक है, उसमें से 2 शिवलिंग मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसमें एक शिवलिंग है उज्जैन में, उज्जैन में जिस शिवलिंग का नाम है वो महाकालेश्वर शिवलिंग, जो कि शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, एक शिवलिंग हो गया। दूसरा शिवलिंग है अपना ओमकारेश्वर में, जो कि ये दे रखा है संयुक्त शिवलिंग नाम से ना, ओमकारेश्वर में शिवलिंग है, जो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, नर्मदा नदी के तट पर। और ये महाकालेश्वर शिवलिंग ये कौन सी नदी पर तट पर बसा है, शिप्रा नदी के तट पर, ठीक है। और शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है, ऐसा ही ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको इससे याद होना चाहिए, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, तो ये बालाघाट में। अब बालाघाट की बात आई है तो फिर से मैप की बात याद आएगी अपन को। बालाघाट मतलब किस संभाग की बात चल रही है, जबलपुर संभाग की, जबलपुर संभाग में बालाघाट स्थित है, ठीक है। बालाघाट में क्या है, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश का वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बालाघाट में स्थित है, ठीक है। बालाघाट मतलब जबलपुर संभाग की बात चल रही है। और जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। अब वो कौन कौन से जिले आपको कमेंट बॉक्स में ऑर्डर वाइज लिख के बताना है मुझे, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। जब तक आप कमेंट में नहीं लिखोगे आपको याद कैसे होगा, एक ना एक बार तो हमें लिख के देखना ही पड़ेगा, तभी आपको चीज़ याद होगी। और मैं कहता रहता हूँ आपसे कि जो भी बात आप लिख देते हो वो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आप 1-2 बार उसको कमेंट में लिखोगे तो अपने आप आपको याद होने लगेगी, चाहे आप देख के लिखो, क्योंकि होता क्या है कि देख के लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तीसरी बार तो आपको याद होने ही लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी है जबलपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ पर लाख बनाने का शासकीय कारखाना स्थित है, ये भी बहुत बार बता चुका हूँ मैं, उमरिया में, ठीक है। उमरिया जो कि संभाग के अंतर्गत आता है, शहडोल संभाग के अंतर्गत, ठीक है, शहडोल संभाग के अंतर्गत उमरिया जिला आता है, यहाँ पर लाख बनाने का कारखाना स्थित है, ठीक है। लाख बनाने का कारखाना उमरिया में स्थित है, जो कि शहडोल संभाग में आता है। और शहडोल संभाग के में कितने जिले आते हैं वो अभी हाल मैंने बताया आपको, शहडोल संभाग, उमरिया और अनूपपुर, ठीक है, ये 3 जिले शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये इंदौर में। ये क्वेश्चन भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र संयंत्र कहाँ पर स्थित है, सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थित है, लेकिन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान जो कि इंदौर में स्थित है, ठीक है, ये याद रखना है। अभी ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो वो उज्जैन में स्थित है। और अब यहाँ पे कहाँ पूछा है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो वो इंदौर में स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी हमें आंसर याद होता है लेकिन हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, उसकी वजह से हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के प्रथम लेंसर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो भी इंदौर में की गई, ये भी याद रखना अपन को। लेज़र किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, ठीक है, कहाँ पर है, इंदौर में। इंदौर की बात आई है तो इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, वो 8 जिले कौन कौन से आते हैं वो मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी,
राइट टू इक्वलिटी, अधिकार, मतलब वो सबको समान देखते थे, समानता का भाव देखते थे। ऐसा नहीं कि किसी को ऊंच नीच जाति का फर्क करते थे, भेदभाव करते थे, ऐसा नहीं था। तो हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाज, समतावादी, समता मतलब सबको समानता से देखने की दृष्टि, है ना, भेदभाव नहीं रखते थे वो, तो याद रखना है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? ठीक है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। क्वेश्चन देखो, मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, तो आपको भी ध्यान रखना है, नहीं है। कौन सा अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है, मैंने बहुतों को देखा है जिन्हें आंसर याद होता है वो घर पर आके बताते हैं कि भैया मैं तो ये टिक करके आ गया है, जबकि उसका आंसर उसे याद होता है। तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से तो नहीं है। मतलब कौन सा अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो वो घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य, घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, याद रखना है। 20वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो बिल्कुल 43 जिलों की संख्या थी। उसके बाद सन 2000 में के बाद से ही, मतलब सन 2000 तक तो जिलों की संख्या, जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो 43 जिले बचते हैं मध्य प्रदेश में। फिर धीरे धीरे जिलों का मतलब संगठन मतलब बनता है, और फिर धीरे धीरे जिलों का बनना स्टार्ट होता है। तो फिर 2 जिले बनते हैं, फिर 4 जिले, 6 जिले बनते हैं, 10 जिले बनते हैं, ऐसे करके 52 जिलों पे आज मध्य प्रदेश, टोटल मध्य प्रदेश में 52 जिले हो गए हैं। जब सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया था, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग कर दिया था, तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है। ठीक है, याद रखना है। 21वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन प्रजाति किस प्रजाति की पाई जाती है? तो मैंने अभी पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले, सागौन की। सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन किस पेड़ के पाए जाते हैं? तो सागौन के। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय स्थित है? तो भोपाल में। भोपाल में बीज एवं फार्म विकास का निगम मुख्यालय स्थित है। ठीक है, भोपाल में। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक, अब भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले थे? 5 जिले। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कौन कौन से जिले आते, उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त होता है? पर्यटक नगरी, तो शिवपुरी को। मध्य प्रदेश की प्रथम, अब यहाँ पे बोला क्या, ध्यान से देखना, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी की पूछा है, मतलब जगह की बात, तो शिवपुरी। अब शिवपुरी की बात आई है तो शिवपुरी सबसे पहले मैप याद रहेगा, तो मन को क्या याद आएगा शिवपुरी से, कि शिवपुरी कौन से संभाग के अंतर्गत आती है? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठेगा। तो शिवपुरी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आती है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। कौन कौन से आते हैं? तो गुना, देखो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत सबसे पहले ग्वालियर जिला, फिर गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया, ये 5 जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी किसे कहते हैं? शिवपुरी को। और इससे पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था अभी जस्ट ऊपर, तो उसमें क्या बताया गया था? तो मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल, तो पर्यटक स्थल कौन सा था मध्य प्रदेश में? पंचमढ़ी है ना, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल है। ठीक है, और ये प्रथम पर्यटक नगरी कौन सी है? शिवपुरी। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में डिफरेंस करना भी याद होना चाहिए। कोई पर्यटक देख के डायरेक्ट पंचमढ़ी पे टिक कर जाएगा, ये पंचमढ़ी लेके आ जाएगा, यूँ भी नहीं देखेगा कि नगरी की बात चल रही है या किस स्थान की बात चल रही है। तो ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तो शिवपुरी इसका आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो सागर में। सागर संभाग या सागर जिले में मध्य प्रदेश की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। ठीक है, अब बात सागर संभाग की है, सागर जिले की, तो इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो सागर जिला, सागर, दमोह, पन्ना, उमरिया, टीकमगढ़। ठीक है, और टीकमगढ़ से अलग ऊपर अभी सुनने में आ रहा है कि जो 52वां जिला बना वो निवाड़ ऐसे कुछ करके बना है, तो 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर वाइज याद होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद होना चाहिए, तभी आपके दिमाग में पूरा मैप बैठ जाएगा
और सब कुछ ऑर्डर वाइज याद होने लगेगा और समझ भी आने लगेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? सागर में। ठीक है, याद रखना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? घनत्व मतलब डेंसिटी। ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा सड़क पास पास में है, बहुत ज़्यादा सड़कें किस जिले में आती है राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य में? तो वो सतना जिले में सबसे ज़्यादा सड़कें है, मतलब सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है तो सतना जिले में। अब सतना जिला की बात है, सतना जिला, तो इससे अपन को क्या याद आना चाहिए? इसका संभाग। सतना जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो रीवा संभाग के अंतर्गत। रीवा, अब इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, मैं वो थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। रीवा मस्त सता सीधी लड़की है सिंगरौली, तो इसके जिले कैसे याद होंगे? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली लड़की मतलब सिंगरौली। तो ये 4 जिले याद हो गए, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ऐसे ट्रिक मैंने बनाई है उस मैप में, तो आप वो मैप याद जरूर कर ले। पहला वीडियो जस्ट वो जाकर देख लेंगे ना, तो आपको ये सारे वीडियो एक ऑर्डर वाइज याद होने लगेंगे और समझ आने लगेंगे कि किस जिले की, किस संभाग की, किस स्थान की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा हो तो लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कंजूसी मत किया करो, कोई पैसे नहीं लगते तुम्हारे लाइक में, तो लाइक करो, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, और पास ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।